प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के साइंस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और ये क्लास 8th का साइंस का वीडियो है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्रजनन जीवों में। जीव कौन है? सभी जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली चूहा मैना तोता, ठीक है, सभी जीव जंतु, ठीक है, जिनमें जान प्राण है। तो एनिमल्स की बात करें, वैसे जान प्राण तो प्लांट्स में भी होता है, नहीं? तो प्लांट का रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो क्लास 7th में है और आपने उसे पढ़ा है। तो अभी हम लोग एनिमल की बात करेंगे और एनिमल में कुछ छोटे जीव हैं, बहुत ही छोटे, और कुछ बड़े जीव, हाथी, इंसान, सबके बारे में। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। तो डाइजेशन के बारे में आप पढ़ रखे हो। सर्कुलेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है? आपको पता है कि हमारे हार्ट से ब्लड जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ब्लड पंप होता है और वापस वही ब्लड हमारे बॉडी में फिर वापस हार्ट में आता है। यानी जैसे ट्रक होता है ना, सामान पहुंचाते हैं, मान लो गुवाहाटी पहुंचाया, फिर वापस ट्रक आया, फिर लेके सामान गया, फिर वापस आया, फिर लेके, तो वो बार बार क्या करता है? सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेट करता है और ड्यूरिंग दी सर्कुलेशन, उस सर्कुलेशन के दौरान ब्लड जो है अपने साथ वाटर और ऑक्सीजन एंड फूड को कैरी करता है, लेकर के जाता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, जिसमें कि सांस लेते हैं। इसी तरह से दीज प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए, सबके जीवित रहने के लिए ये सारे प्रोसेस अति महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? डाइजेशन, पाचन क्रिया हो गई, सर्कुलेशन, परिसंचरण बोलते हैं, और रेस्पिरेशन, श्वसन बोलते हैं। तो ये सभी जरूरी है। अगर ये प्रोसेस रुक जाए तो इंसान की डेथ हो जाएगी, किसी भी जीव की मृत्यु हो जाएगी। बट हम लोग इस प्रोसेस के अलावा हम दूसरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेसीज। तो रिप्रोडक्शन जो है यानी बच्चा पैदा करना या अपने जैसा एक और जीव को पैदा करना, ये कोई जीवित रहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई बच्चा पैदा नहीं करता, पेड़ पौधा या जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली चोता मैना, तो ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, मर नहीं जाएगा। हाँ, फिर भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन जरूरी तभी तो हाल फिलहाल में देखो नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे देश से, कौन से देश से टाइगर खरीदा है ना? 8 टाइगर है जिसमें कि 3 नर है और बाकी 5 मादा है। तो ये कौन से देश से टाइगर खरीदा है? पता नहीं? पता आपको? जंगलों में टाइगर छोड़ा गया ना, बाघ। तो शायद मेरे हिसाब से अफ्रीका या साउथ अफ्रीका वगैरह से खरीद के लाया। तो क्यों? क्योंकि टाइगर की स्पेसीज खत्म हो रही है हमारे देश में। तो ताकि वो टाइगर लाएंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे, फिर हमारे देश में बहुत ज्यादा टाइगर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से स्पेसीज खत्म ना हो जाए। मान लो इंसान लोग बच्चे ही नहीं पैदा करें, तो ऐसे में क्या होगा? सारे लोग बूढ़े होते होते मरते जाएंगे, फिर नया कोई आएगा ही नहीं। तो कोई भी स्पेसीज है, जीव जंतु है, उसका कंटिन्यूएशन हो, मतलब वो कंटिन्यू आगे बढ़े, उसकी जाति आगे बढ़े, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स और जनरेशन आफ्टर द जनरेशन। यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का कंटिन्यूएशन हो, वो आगे बढ़े, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो आप लोग जो मैंने मार्क कर दिया है ना, बस इसी को रीड करना, इसी के नोट्स बनाने, इसी को लर्न करना है। बाकी चैप्टर आप रीडिंग के पर्पज से कर सकते हो, बट फॉर योर नॉलेज एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो मार्किंग कर रखी है मैंने उतना ही करना है। डियर स्टूडेंट, हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन करने की विधि, तरीका, कि किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल, है ना? 2 मोड है, 2 तरीके हैं रिप्रोडक्शन का। कौन कौन सा तरीका है? तो पहला तरीका सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा तरीका क्या है? असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। दिख रहा है आपको बोर्ड पर? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर लिखिए सेक्चुअल एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसको लैंगिक और अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे, सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आइए देखते हैं।
In animals also, male and female have different reproductive parts or organ. Like plants, the reproductive part of animals also produce gametes that fuse to form a zygote. It is a zygote which develops into a individual. This type of reproduction beginning from the fusion of the male and female gametes is called sexual reproduction. इसकी हिंदी क्या हुई? इसकी हिंदी ये हुई कि एनिमल के अंदर मेल और फीमेल होते हैं। भाई बच्चा पैदा करने के लिए मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है ना, मेल और फीमेल, नर और मादा। तो उसमें क्या होता है कि मेल के अंदर भी मेल गैमेट्स बनता है और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स होता है, और मेल फीमेल गैमेट्स के बीच में आपस में फ्यूजन होता है। फ्यूजन यानी दोनों इंटरमिक्स होते हैं, मिक्स होता है वो चीज़ें, वो केमिकल, वो रस, वो पदार्थ मिक्स होने के बाद क्या होता है कि वो फ्यूज होने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, और वो जाइगोट बाद में जो है एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप कर जाता है। न्यू इंडिविजुअल मतलब नया बच्चा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। और इसी मेथड को, इसी तरीके को सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का होना जरूरी है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी है, फ्यूजन का होना जरूरी है, जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, बढ़ा दो आगे। देखो इसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी मेल का वो ऑर्गन, वो अंग जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव यानी मेल गैमेट्स बनता है। ठीक है, और इसके बाद फीमेल का। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखो क्या लिखा है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या लिखा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का एक जोड़ा होता है, और 2 स्पर्म डक्ट, 2 स्पर्म डक्ट होते हैं, और एक पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, यानी करोड़ों अरबों की संख्या में टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। विच शो इन द पिक्चर ऑफ स्पर्म थ्रू द स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड एंड अ मिडिल पीस एंड अ टेल। देखो यहाँ पर क्या बताया, तो आप थोड़ा उठा दें, आगे बढ़ा दें। तो यहाँ देखें अगर आप, तो ये क्या है, यही है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यही दोनों पेयर जो है, ये क्या है, टेस्टिस है। इसके अलावा इसे पेनिस कहते हैं, और ये स्पर्म डक्ट है। स्पर्म इसमें बनता है, दोनों में बनता है, और यहाँ से स्पर्म होकर के ये आगे जाता है, और स्पर्म डक्ट से आगे होते हुए पेनिस से बाहर निकलता है। क्या निकलता है बाहर, तो स्पर्म। ठीक है, उसके बाद स्पर्म कैसा होता है, तो स्पर्म बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा मतलब सूक्ष्म होता है, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। बट उस स्पर्म के साइज को अगर हम बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है। देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का जो दिख रहा है, तो इसमें टेल है, टेल मतलब पूंछ, मिडल पार्ट है, और हेड है। अब हेड के सहारे वो आगे क्या होता है, तैरता है। ये स्पर्म कितना छोटा है, जैसे आप बैक्टीरिया को देख पा रहे हो, सूक्ष्म जीव को नहीं देख रहे हो ना, तो इस तरह से स्पर्म निकलता है बॉडी से, यानी पेनिस से निकलता है सीमन के थ्रू। ठीक है, लिक्विड के रूप में। तो उसके अंदर स्पर्म होता है। स्पर्म के सेल होते हैं, कितने सेल होते हैं, तो लाखों करोड़ों सेल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्पर्म निकल रहा है, लाखों करोड़ों स्पर्म निकलते हैं। ठीक है, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो मिडल, टेल और हेड। हेड का काम, हेड ही आगे फ्लो कराता है। ठीक है, स्पर्म आगे पहुंचता है, जाता है। तो स्पर्म का ये डायग्राम आपने देख लिया। यहां पर एक खास बात है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। क्या लिखा है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। आपने पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना, सिंगल सेल। तो ये स्पर्म क्या है, एक सेल है। स्पर्म क्या है, एक सेल। ये मल्टी सेल नहीं है, 2 से 4 5 सेल नहीं, क्या एक सेल है। एक स्पर्म एक सेल है। आगे बढ़ो, तो आगे अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट। क्या है जी? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट जिसको कि फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, एंड यूट्रस। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो पार्ट है ये यूट्रस है, ठीक है, इसी के अंदर जो बच्चा तैयार होता है। इसके बाद ये पेयर ऑफ ओवरी है, जैसे कि मेल में 2 टेस्टिस था, ये दोनों 2 टेस्टिस है, इसी तरह से फीमेल में ये 2 ओवरी होता है और इस ओवरी से एग प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, इससे एग प्रोड्यूस होता है और वो एग जो है ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा आगे आता है या फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है, जिसको कि ओविडक्ट। ये जो एग है इसको ओवा भी कहते हैं, इसलिए इसको ओविडक्ट कहते हैं। और मेल वाले में क्या कह रहे थे? स्पर्म डक्ट। इस नस को, ये जो पाइप सा है, इसको स्पर्म डक्ट और इसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। द ओवरी प्रोड्यूसेस, ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे मेल गैमेट क्या हो गया? स्पर्म, जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मेल में, और फीमेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? फीमेल गैमेट्स, जिसको क्या कहते हैं? ओवा, है ना, ओवम ओवा, दोनों चीजें आप बोल सकते हो, एक ही बात है, ओवम और ओवा। और फाइनली इसको आप सेल भी बोल सकते हो। कौन सा सेल? तो रिप्रोडक्टिव सेल है। और कुछ नहीं तो आप एग तो बोल ही सकते हो, एग, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। क्या कह रहा है समझिएगा कि आपने अभी पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा, 2 ओवरी देखा, तो दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी, दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी में से 1 महीने में केवल एक ही ओवा मैच्योर होकर के बाहर निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब में निकलेगा। यानी फीमेल में एक ओवरी से, दोनों ओवरी में से किसी से भी निकल सकता है, एक ओवरी में से एक एग या ओवा बाहर निकलेगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये यहां बता, और यहां पर ओवा भी क्या है? सिंगल सेल है। जैसे स्पर्म भी सिंगल सेल था, ओवा भी सिंगल सेल है। मंथ में एक ही निकलेगा। एक और चीज देखो, स्पर्म जो है कभी भी निकल सकता है, कितने भी निकल सकता है, करोड़ों की संख्या में, बट ओवा क्या है? महीने में एक ही निकलेगा। यूट्रस इज अ पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूट्रस क्या है? वो पार्ट है जहां पर कि बेबी का डेवलपमेंट होगा। बेबी का डेवलपमेंट मतलब बच्चा जायगोट बनता है, जायगोट से बच्चा बड़ा होता है, बेबी बनता है। द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म और एग दोनों ही क्या है? सिंगल सेल है, ठीक है। अब इस सिंगल सेल में क्या होता है? पूरा का पूरा देखो, यहाँ केंद्रक भी है, न्यूक्लियस भी है ना, इसमें न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, सारी चीजें होगा जो सेल में होता है। यहां पर इस डायग्राम में फर्टिलाइजेशन को बताया गया है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट्स ओवा, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है। ओवा है और बहुत सारे स्पर्म इसमें आ रहे होते हैं, फिर इसमें से कोई एक ही स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा। लाखों की संख्या में स्पर्म आ रहे हैं और कोई एक ही स्पर्म, एक स्पर्म जैसे इसके साथ जाएगा अंदर, फ्यूजन हो जाएगा, बाकी सारे स्पर्म बाहर ही रह जाएंगे और डेड कर जाएंगे, मर जाएंगे। और इसके साथ जब इसका फ्यूजन होगा, इसको हिंदी में निषेचन कहते हैं। जब ये निषेचित हो जाएगा अंडा, तो उसके बाद ये जायगोट बनेगा, जिसको कि हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जायगोट। देखो नीचे लिखा हुआ है। अब यहां पर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहां देखिए, ठीक है, यही दोनों क्या हुआ? फ्यूजन हो गया, जायगोट बन गया ये। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, यहां पर देखो। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में मैंने क्या नाम बताया? निषेचन। तो अब निषेचन के बारे में देखें। लिखा, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। When the sperm come in contact with the egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and sperm is called fertilization. तो यानी पहला स्टेप क्या है कि रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? स्पर्म का और ओवम का।
किसका फ्यूजन होगा? स्पर्म का और ओवम का। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट्स। व्हेन स्पर्म कम इन द कॉन्टेक्ट विद द एग, जब स्पर्म जो है एग के कॉन्टेक्ट में आएगा, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, तो क्या होगा? एक कोई स्पर्म जो है एग के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, जैसा कि मैंने वहीं पर बता दिया आपको। सच फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस तरह का एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? सॉरी, एग और स्पर्म के बीच में जो फ्यूजन होगा ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। इसके आगे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। अब दो अलग अलग सेल हैं, एक स्पर्म का सेल है और एक ओवम का सेल है, तो दोनों ही जब फ्यूज होगा तो दो न्यूक्लियस फ्यूज होगा, तो दोनों का न्यूक्लियस क्या होता है? मिक्स होकर के एक अलग न्यूक्लियस बनता है, और वो न्यूक्लियस पहले दोनों वाले न्यूक्लियस से कुछ संबंधित होते हैं, डीएनए मैच करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तभी देख लो कई बार फिल्मों में और सीरियल में दिखाया जाता है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराते हैं कि मम इनका बेटा है, किसका बेटा है। तो यानी हम लोगों का या आप लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो आप अपने मम्मी पापा के डीएनए से मैच करेगा आपका डीएनए। नहीं, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में। और सेल कहाँ होता है? पूरा बॉडी सेल से ही बना हुआ है, तो हम कौन सा सेल ले लेंगे आसानी से? कोई सा भी सेल ले सकते हैं, बाकी ब्लड सेल तो है ही है, कभी भी ब्लड वाला सेल ले लो। चलिए आगे लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो क्या कह रहा है कि प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें मदर का स्पर्म और मदर का ओवा और फादर का स्पर्म ये आपस में क्या होता है? फ्यूज होता है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मदर एंड फादर। तो यही कारण होता है कि जो बच्चा होता है, न्यू इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर मम्मी और पापा दोनों के लक्षण और गुण होते हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं कि मतलब टोटली सारे गुण एक जैसे ही हो जाएंगे, बट नॉर्मली क्या होता है, शकल सूरत तो होता ही है ना, डिट्टो मैच नहीं करेगा। जैसे हमारे पास कई बच्चे हैं जो मैच करते हैं, जैसे राहुल और ये राजन है, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा दिखता है, और ये निखिल, तीन भाई बहन हैं, तीनों के तीनों मम्मी जैसे दिखते हैं। उसके बाद रिया भी अपनी मम्मी जैसी दिखती है, और उसके बाद आयुष भी अपनी मम्मी जैसे दिखता है। तो हम लोग ज़्यादातर बच्चे अपनी मम्मी जैसे देखते हैं। मैं भी इसके मम्मी पापा को देखा नहीं मैंने। तो अच्छा, बहुत लोग मैच नहीं भी करते, कोई कंपलसरी नहीं मैच करना, लेकिन मैच कर सकता है ना, मैच कर सकता है कि एक जैसा दिख रहे हैं। तो क्यों होता है? इनहेरिटेंट कैरेक्टर बोलते हैं। इनहेरिटेंट कैरेक्टर क्या हो गया कि मदर फादर के मेल का मेल गैमेट और फीमेल का फीमेल गैमेट, स्पर्म और ओवा वही फर्टिलाइज हुआ है, फ्यूज हुआ है। तो फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा एक मिनट आगे बढ़ गया, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखो ये टॉपिक कंप्लीट ही कर लूँगा, 5 मिनट आप वेट करो। देखो फर्टिलाइजेशन जो होता है बच्चों, ये दो तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि एग जो फर्टिलाइज हुआ है मेल का और फीमेल का, वो बॉडी के अंदर हुआ है। किसके बॉडी के अंदर होगा? फीमेल बॉडी के अंदर होगा, है ना। पति पत्नी की शादी होगी तो स्पर्म कहाँ जाएगा? फीमेल के बॉडी में जाएगा। फीमेल के बॉडी में जाएगा तो वहां पर जो है, कहाँ पर? फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जहां पर कि यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है क्या? स्पर्म, और ओवा वहां पर होता है, फ्यूज होकर के जाइगोट बनता है। तो ये फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सभी जीव जंतुओं में होता है, बट कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल क्या होता है? तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है बच्चों, ये होता है फ्रॉग के अंदर, फिश के अंदर, मछलियों के अंदर, मेढक के अंदर। इसमें क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ा दो, जो वैसे यही ठीक है, यही दिख रहा है। देखो यहाँ पर कहाँ है,
आगे है। देखो अभी मैंने बताया इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। डेफिनेशन यहाँ देखें, फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल देखो फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। यहाँ से आप इसको मार्क भी कर लें, ठीक है। तो फीमेल बॉडी के अंदर कहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउस, डॉग्स एंड हैंस। मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मैना, है ना, इंसान, तो इन सब के अंदर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताता हूं। देखो आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, एक होता आईवीएफ प्रणाली, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि मेल का स्पर्म कलेक्ट कर लिया जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब में मेल का स्पर्म को डॉक्टर कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यूरिन टेस्ट में यूरिन कलेक्ट करते हैं। कितने बच्चों को पता है कि यूरिन क्या होता है? हाथ ऊपर करो। यूरिन, यूरिन का मतलब देख लो, मुझे पता था तो नहीं पता है। देखो यूरिन का मतलब होता है पेशाब। तो यूरिन टेस्ट में पेशाब जांच में पेशाब करके देना पड़ेगा उनको, तभी तो उसका जांच करेंगे। खून टेस्ट जांच में खून देना पड़ेगा उनको। इसी तरह से लैट्रिन टेस्ट को बोलते हैं स्टूल टेस्ट। क्या बोलते हैं जी? स्टूल टेस्ट। बच्चे हंस रहे हैं। देखो बाबू, क्या होता है ब्लड टेस्ट, जो खून जांच है, उसके अलावा यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, इन सब टेस्ट से ना हमें एग्जैक्ट बीमारी का पता चलता है। एग्जैक्ट बीमारी का पता चलता है कि कौन सी बीमारी हुई है। कई बच्चे कह रहे छी 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 मैं डॉक्टर नहीं बन रही। अच्छा, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फादर यानी मेल से स्पर्म इकट्ठा कर लिया जाता है और फीमेल से एग इकट्ठा कर लिया जाता है, ओवा, और इन दोनों को लेकर के टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है लैब में, लेबोरेटरी में, और दोनों फर्टिलाइज होकर के जायगोट बन जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? फीमेल के बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर? बॉडी के बाहर हुआ। तो जो बॉडी के बाहर हुआ इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा, क्या फिर टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा हो जाएगा? है ना, पता चला कांच टूट के बच्चा निकलेगा रोता हुआ। तो ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, पहले जैसे जायगोट बनेगा ना, तो उस जायगोट को फिर सिरिंज के माध्यम से फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाएगा। फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाएगा। तो अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाएगा तो फिर पहले से क्यों नहीं यूट्रस उधर ही क्यों नहीं बन गया? तो वापस लैब में क्यों बना रहे हैं? यानी लैब में क्यों बना रहे हैं? तो बच्चों ये क्वेश्चन है ना, अब लैब में क्यों नहीं भाई? अगर वापस फीमेल के बॉडी में डालना ही था तो फिर उसको टेस्ट ट्यूब में क्यों करवा रहे हैं? उसको फिर फीमेल के बॉडी में ही होने देते जायगोट फर्टिलाइजेशन। तो ये तुम बाद में पूछना ऐसा क्यों, तो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे अभी सिर्फ इतना बताना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर टेस्ट ट्यूब में उसको जायगोट फॉर्म करते हैं और इसको फिर टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। जो इस तरह से बच्चा पैदा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी इंडिया में वो एक लड़की थी। अच्छा, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कुछ और खास भी है। जैसे आगे अगर देखें तो ड्यूरिंग रेनी सीजन वाला टॉपिक है नीचे। ड्यूरिंग रेनी सीजन या स्प्रिंग सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पोंड एंड सो फ्लोटिंग स्ट्रीम, स्लो फ्लोटिंग स्ट्रीम। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, मेल और फीमेल जब वाटर के अंदर आते हैं एक साथ, तो फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग अनलाइक हैंस। तो मुर्गी के जैसे नहीं, मतलब देखो क्या अलग,
क्या करती है मेढक या मेढकी, बहुत सारे अंडे छोड़ देती है पानी में, बहुत सारे अंडे दे देती है। मछली भी ऐसा करती है, बहुत सारे अंडे देते हैं। अब फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड विद शेल, जैसे देखो अंडा जो मुर्गी का होता है उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ी होती है, अंडे के ऊपर एक कवर होता है ना, छील के अंडा जो खाते ऊपर से तो एक कवर होता है ना ऊपर को, लेकिन ये मेढक के अंडों में ऐसा कोई कवर नहीं होता है। इट इज कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेटेड, ये उसके मुकाबले बहुत ही नाजुक होता है। जैसे जस्ट जेली, एक जेल आता है ना जेली टाइप का गोल गोल दाने, ऐसा समझ लो जेली, जस्ट जेली टूट जाता है छूते ही। A layer of jelly hold the eggs together and provide protection to the egg। तो जैसे देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, जेल लाइक है जो उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। As the egg are laid, the male deposit sperm over them। अब क्या करता है जो मेढक होता है, मेढकी ऐसा करके चली गई और मेढक आता है, मेढक अपना स्पर्म इस अंडे के ऊपर छोड़ के चला जाता है, यानी स्पर्म ऐसे डाल देते हैं हवा में यानी पानी में, एग के ऊपर, अंडे के ऊपर। कौन डाल के जाता है? मेढक। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल। स्पर्म भी वहीं पर घूम रहा होता है और इत्तिफाक से, किस्मत से घूमते घूमते एक एग के साथ चिपक जाता है। नहीं चिपका तो मर जाएगा, उसकी उम्र होती है भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जिंदा रहेगा स्पर्म। नहीं मिला एग तो स्पर्म मर जाएगा, एग भी मर जाएगा। ठीक है, तो वो आपस में क्या हुआ, यानी दोनों ही अपने गैमेट्स को क्या करते हैं, पानी में ही छोड़ देते हैं। करोड़ों की संख्या में छोड़ते हैं, उसमें से 40-50 मिल जाता है, 40-50 मेढक पैदा हो जाता है। अगर सारे मिलने लग गए तो पूरा तालाब मेढक से भर जाएगा, है ना। तो ये पता ना, सांप भी बहुत सारे अंडे देता है, लेकिन सांप बनते बनते बहुत सारे अंडे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, जैसे अंजलि सो गई। तो इसके बाद आगे कह रहे द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पूछोगे बाद में कि सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि देखो क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे कि फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यहां देखो लिखा हो, कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर जब होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ाओ, एक पेज पूरा ही है। अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। अब बच्चा पैदा हो जाएगा, वेट करो, मतलब पढ़ाई में। तो अब क्या है, तो हंस रहे बच्चे भाई, क्या करे, बोर हो रहे तो थोड़ा एंटरटेन सोचा करा देते हैं। हाँ लग रही लगने दो, अब नहीं लगने दो, गर्मी लगने दो भाई थोड़ी सी। देखो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय क्या है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जायगोट बना। विच बिगिंस द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय, जब जायगोट यूट्रस में, हेलो ध्यान से दो, जब जायगोट यूट्रस में प्लांट हो जाता है तो वहां से वो एम्ब्रॉय के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। द जायगोट डिवाइड्स repeatedly to give rise to the wall of cell. The cell then begin to form groups that develops into different tissue and organs of the body। फिर वो एम्ब्रॉय क्या होता है, उसके सेल डिवीजन होता है, उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है, जिससे कि और उसकी बॉडी बड़ी होती है और वहां से सेल डिवीजन से हाथ, नाक, कान, मुंह बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसी को क्या कह रहे हैं, दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, या जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, जो डेवलपिंग हो रहा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय या एम्ब्रॉइक स्टेज। द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यूट्रस के अंदर एम्ब्रॉय जो है फर्दर डेवलपमेंट के लिए तैयार हो जाता है। एम्ब्रॉय कंटिन्यूज द डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस इज ग्रेजुअली डेवलप बॉडी। तो धीरे धीरे क्या है, बॉडी वगैरह डेवलप हो जाता है। देखो बाबू यहाँ पर क्या दिखा रहा है इस डायग्राम में, अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हाफ बनाया हुआ है ना, इधर से भी था ऐसे बना हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये हाफ दिया हुआ है, समझ रहे हो आप, इस साइड से लेफ्ट साइड में इधर भी था ना ऐसा, जिधर उधर राइट है,
तो यहां से एक एग प्रोड्यूस होता है, ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है और आगे फैलोपियन ट्यूब में आता है और यहां से स्पर्म जाता है और आपस में फ्यूज हो जाता है। ये बस दिखा रहे कि देखो जी इसके अंदर स्पर्म गया, फ्यूज होके जायगोट बना और जायगोट फिर आगे चल के धीरे धीरे इस तरह से बदलता बदलता एम्ब्रॉय बन गया यहाँ पर आके, और एम्ब्रॉय से फिर ये क्या बनेगा आगे चल करके कुछ इस तरह का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा और फाइनली जो है क्या हो जाएगी, बेबी के रूप में जो है जिसको कि फीटस कहेंगे। तो यही लिखा हुआ है, पार्ट सच एज हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर, जब आंख, नाक, कान, मुंह ये सब दिखने लग जाएगा तो इस स्टेज को क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे, फीटस या फोइटस भी कई बार पढ़ते हैं, फीटस या फोइटस। द स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय in which all the body parts can be identified is called fetus. Okay, when the development of the fetus is complete, the mother gives birth of to the baby. तो जब ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, ये जो मसल्स है, ये जो पेट के आगे ये मसल्स है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ने लगता है, तो सिकुड़ने के बाद जो है ये वेजिना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर ये इधर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये खुलता है और बेबी यहाँ से शरीर से बाहर निकल जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा पैदा हो जाता है। लास्ट में ये है कि 2 तरह से यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल क्या होते हैं। जो बच्चा पैदा करते हैं उनको विविपेरस, जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं उसको विविपेरस, और जो एग प्रोड्यूस करते हैं उसको ओविपेरस। एग प्रोड्यूसिंग वाले को ओविपेरस और जो बेबी प्रोड्यूस करता है एनिमल उसको विविपेरस। तो ओविपेरस और विविपेरस में डिफरेंस कई बार पूछता है। ठीक है, और आगे इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चला दो पंखा।